नमस्कार, एनएमएफ व्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। महाराष्ट्र में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी अपनी 99 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार चुकी है, लेकिन जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, इनमें अब तक सीट शेयरिंग का मसला नहीं हुआ है, नहीं जो है कामयाब हो पाया। ये अब तक सीट शेयरिंग नहीं कर पाए। ठीक वैसा ही हुआ जैसे देरी हुई थी लोकसभा चुनाव में, और शायद इसीलिए खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। खबर कितनी सही है, कितनी गलत है, क्या कुछ मायने हैं, जानेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी से, पंकज प्रसून, हमारे वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। क्या कुछ है, ये जो खिचड़ी पकी है या नहीं पकी है? अभी पतीला चढ़ाया गया है, गर्म पानी डाला गया है, पर खिचड़ी पकी नहीं है। दरअसल बात यह है कि सीटों विकास आघाड़ी में बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। उसमें भंडारा की सीट भी है, गोमिया की सीट भी है। दरअसल बात यह है अभिषेक कि उद्धव ठाकरे की डिमांड है कि जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पे हमें सीटें दी जाए। कांग्रेस का कहना है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में परंपरागत रूप से कांग्रेस और एनसीपी की पकड़ मजबूत रही है। आप तो अभी नए नए हिंदू से सेकुलर बने हैं, तो वैसी सीटें हम क्यों दें? इन पार्टी को यह कि शिवसेना को यह लगता है, जो उद्धव ठाकरे वाली है, उन्हें यह लगता है कि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वो ज्यादा है, वहां पे हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, इस वजह से वो सीट हमें चाहिए। जब भी बैठक होती है तो कांग्रेस की ओर से नाना पटोले आते हैं, शिवसेना के संजय राउत जाते हैं। नाना पटोले कहते हैं कि विदर्भा में हमारा ज्यादा पकड़ है, वहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का क्या काम। यह शिवसेना उद्धव ठाकरे की गुट कहती है कि संपूर्ण महाराष्ट्र हमारा है, हम वहां से लड़ेंगे, अगर आपने हमें टिकट नहीं दिया तो हम अलग होकर लड़ेंगे। झगड़ा होता है, राहुल गांधी से बात होता है, राहुल गांधी समझाते हैं, फिर से दोबारा पर ये बैठते हैं और फिर से वही कहानी शुरू हो जाती है। नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि इस तरह की चर्चाएं हैं, और महाराष्ट्रियन मीडिया में एक तबके में यह चर्चा चली है कि अंदर ही अंदर गुपचुप तरीके से उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस मुलाकात, और इतना ही नहीं, उस मुलाकात के बाद संजय राउत ने मीडिया के सामने कुछ अजीबोगरीब बयान दिए हैं। संजय राउत ने मीडिया के सामने यह कहा है कि हमारा प्लान बी तैयार है, अगर सीटों का मामला नहीं सुलझता तो हम सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और एनसीपी का कहना है कि उद्धव ठाकरे गुट जो है ना, वो दबाव बनाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। इनकी हिम्मत नहीं है कि अकेले 288 सीटों पर चुनाव लड़ लें। ये हम पे प्रेशर बनाना चाहते हैं और इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं वो जी। दरअसल महाराष्ट्र राजनीति में एमबीए का हर घटक चाहता है कि जो इलाके हैं वो उसे मिल जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मुसलमान हमें ज्यादा वोट देंगे, इसलिए हमारे जीतने के चांसेस वहां ज्यादा हैं। ये जो 12-13 मुस्लिम बहुल इलाके हैं ना, जो सीटें हैं, वहां पे कौन लड़ेगा इसे लेकर सारा लड़ाई है। तो क्या ये मुलाकात रंग लाएगी? क्योंकि संजय राउत का कहना है कि मुलाकात हुई नहीं है, ये सब कुछ प्लांट किया गया है। किसने प्लांट किया? किसने कि किसने कहा कि हम 288 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? ये सब तो संजय जी कह रहे थे ना। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात वाली बात एक क्षण के लिए मान सकते हैं कि किसने प्लान कर दी, लेकिन बाकी बातें तो संजय राउत ने खुद कही कि हमारा प्लान बी तैयार है, 288 सीटों पर लड़ लेंगे, अगर नहीं हुआ तो हमारी तैयारी पूरी है। मैं आज भी यह मानता हूं कि जो मौजूदा हालात है और जितना आगे बढ़ चुके उद्धव ठाकरे, वापस उन्हें महायुति या एनडीए महायुति क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस और महायुति या एनडीए गठबंधन नहीं लेने वाला है इन्हें।
ये क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और मीडिया में खबरें भी प्लांट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें बार्गेन कर सके और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां हमें मिल जाए ताकि हम जीत जाए। ये सारी लड़ाई नहीं, उसी कुछ को लोगों लेकर। का तो ऐसा भी कहना है कि सीटों का बंटवारा तक भी हो गया और शिंदे साहब भड़के हुए हैं। कौन शिंदे साहब? एकनाथ जो शिंदे। महायुति वाले एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। देखिए, एमवीए के अंदर अभी भी सीटों का बंटवारा जो है वो उलझा हुआ है और जो महायुति है यहां इन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया, 99 सीट पर बीजेपी ने डिक्लेयर किया। और जिस दिन सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, एकनाथ शिंदे भी, फडणवीस भी और अजीत दादा पवार भी, सबके सामने हुआ कि इतनी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, इतनी सीटों पर एकनाथ शिंदे लड़ेंगे, इतनी सीटों पर अजीत पवार की पार्टी लड़ेगी। वहां तो ऑफिशियल हो गया ना, आपके यहां तो ऑफिशियल नहीं हो रहा है। महाविकास अघाड़ी के अंदर कहां ऑफिशियल हो रहा है? कब करेंगे आप? देखिए, राजनीति में पंकज जी दरवाजे बंद नहीं होते हैं कभी। दरवाजे बिल्कुल नहीं, लेकिन आप पूरा दुकान लूट के पूरा शोरूम लूट गया है। वो आदमी ये कह रहा है कि अब हम चोर से जाके जो जिसने लूट के ले लिया है उसके साथ समझौता करेंगे, और उससे पहले लगातार ये गालियां देता रहा। अच्छा देखिए, उद्धव ठाकरे के हाल के बयान क्या हुए? अपने आप को ज्यादा डेस्परेट सेकुलर साबित करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हम मुसलमान उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। बात दरअसल ये है कि उद्धव ठाकरे ने ज्यादा डेस्परेट सेकुलर शो करने के चक्कर में बहुत कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो कि बिल्कुल दरवाजे बंद की तरह है एनडीए में उनके लिए। उन्होंने कह दिया कि एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा हिंदू धर्म के बारे में। जब उद्धव ठाकरे का शासन था तो आपको याद होगा पालघर में साधुओं की पीट पीट कर हत्या की गई थी। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि बीजेपी के पास हिंदू वोट और उद्धव ठाकरे के पास मुस्लिम वोट चाह रही हो बीजेपी, ऐसा कुछ? काहे का मुस्लिम वोट? वहां का मुस्लिम वोट हमेशा कांग्रेस एनसीपी का रहा है। ये तो अभी अभी सेकुलर हुए हैं। ये तो पहले हिंदू हृदय सम्राट के बेटे हुआ करते थे। इन पे जो वक्फ बोर्ड वाला जो मामला आया था, वक्फ बोर्ड बिल था, इन्होंने जिस तरह वक्फ बोर्ड के बिल के दौरान एब्सेंट हुए, ये मुसलमान लोग प्रदर्शन कर रहे थे शिवसेना भवन के सामने। इन पर मुसलमान भरोसा नहीं करता। मुसलमान आज भी कांग्रेस एनसीपी पर ज्यादा भरोसा करता है। ये ना हिंदू के रहे ना मुसलमान के रहे, ये बीच में झूल रहे हैं। और अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूंगा पंकज जी, अगर उद्धव ठाकरे आते हैं तो एकनाथ शिंदे का क्या होगा? अगर एकनाथ शिंदे आते हैं, माफ कीजिएगा, उद्धव ठाकरे आते हैं, कुछ नहीं, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। अपनी जो शिव वाली शिवसेना है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय करना पड़ेगा। और ये ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि हम परिवार को एकजुट करने के लिए एक हुए हैं। लेकिन आज के कंडीशन में मुझे महाराष्ट्र की राजनीति में जहां तक समझता हूं ये संभव नहीं लग रहा। बिल्कुल होना भी असंभव सा काम है। ये मुलाकात हुई है या नहीं है, पर्दे के पीछे हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि ये बात भी निकलकर सामने आई कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से उद्धव ठाकरे को फोन किया गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने वो फोन रिसीव नहीं किया। तो हो सकता है बौखलाहट में दिया गया बयान हो, काउंटर करने के लिए दिया गया बयान हो। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख महाराष्ट्र की नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अब उबाल महाराष्ट्र की राजनीति में आने लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता ही कुछ ऐसी है। फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया उसे कहा जाता है और उसकी सत्ता पर हर एक पार्टी रहना चाहती है। बाकी पूरी खबर पर जो चर्चा हमने की वो कैसी लगी आपको, कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।